तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना चाहते हो वीडियो के बारे में, अपने बारे में, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो। और या फिर आप पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहानी आज बड़ी ही दर्दनाक तो है, क्योंकि इस कहानी में एक माँ बाप इन माँ बाप जो है, माता पिता अपनी लड़की को, सगी बेटी को, और उस लड़की की उम्र महज 13 साल होती है। दंपति का जो है 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियां और एक लड़का। बड़ी वाली लड़की जो है 13 साल की होती है और उसके बाद एक छोटी लड़की और एक छोटा लड़का। छोटा सा परिवार है। और पिता जो है, उस घर का जो मुखिया है, वो राजमिस्त्री का काम करता था और ठेके पर लेकर काम करता था। लेकिन ये लोग जिस राज्य का रहने वाला होता है, उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाता है, दूसरा प्रदेश में जाता है। और जाने के बाद वहाँ पर एक किराए पर मकान लेते हैं और तीनों बच्चों को स्कूल में दाखिला करा देता है। और पति पत्नी जो है काम पर चलाया जाया करता था। यही दिन भर का रूटीन था उन लोगों का। लेकिन एक दिन जो है, सुबह सुबह जब पति पत्नी जगती है, उठते हैं नींद से, और उठने के बाद देखते हैं कि उसकी 13 साल की लड़की जो है गहरी नींद में सो रही। तभी पति पत्नी जो है दोनों मिलकर एक तो हाथ पकड़ते हैं उस 13 साल की लड़की का, और एक शख्स जो है उसमें से जो माता पिता होता है, गला दबाकर सुबह सुबह उस 13 साल की लड़की का मौत के घाट उतार देते हैं। अब मौत के घाट उतार देने के बाद उस लड़की का बॉडी को लेकर उस जिस जगह पे, जिस बिल्डिंग पे वो लोग रह रहे थे, उसका टेरेस पे ले जाकर सबके नज़रों से छुप छुपा कर टेरेस पे रख देते हैं। और दोनों रोजाना की तरफ दोनों बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ता है और छोड़ने के बाद दोनों काम पर चले जाते हैं। लेकिन दोपहर के वक्त दोनों छोटे बच्चे जो है, भाई बहनों दोनों, वापस आ जाते हैं। आने के बाद घर में खेलने लगता है। माँ भी वापस आती है दोपहर को लंच करने के लिए और अपने पति के लिए टिफिन ले जाने के लिए, खाना ले जाने के लिए। तभी वो दोनों भाई बहन से पूछते हैं जो तुम्हारा दीदी कहाँ है। वो दोनों छोटा बच्चे जो है कहते हैं जो हमें नहीं पता दीदी कहाँ पर है। तो माँ ढूंढने लगती है। उसके बाद देखते हैं कि ढूंढते ढूंढते छत पर चढ़ती है। और जब छत पर चढ़ती है तो देखती है कि उसके जो बड़ी बड़ी 13 साल की लड़की है, जिसको उन लोगों ने सुबह मार कर गया था, उसकी बॉडी पड़ी है। वो चीखती है, चिल्लाती है, सारे लोग जमा होता है, बिल्डिंग वाले सब जमा हो जाता है। और जिनके फ्लैट में, वो लोग जिनके घर में रह रहा था, मकान मालिक भी पहुंचता है। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, तफ्तीश करती है। करने के बाद जो सच्चाई सामने आता है, हर किसी का पैर तले जमीन खिसक जाता है। जो कोई माँ बाप अपने ही औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हर किसी का मन में बस वही सवाल था और उसी का जवाब इन दोनों माता पिता के पास था। लेकिन वो दोनों जो है पुलिस के गिरफ्त में, जो पुलिस के हत्थे चढ़ता है, गुनाह कबूल करता है, अदालत में पेश करता है। और अदालत जो है दोनों यानी पति पत्नी को लंबा समय के लिए जेल भेज देती है। और वो जो दोनों छोटे बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों को दादा दादी के पास भेजवा दिया जाता है। वाकई कहानी सुनने के बाद आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू होते हैं मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। टीकमगढ़ में रहने वाला एक परिवार का एक लड़का है। लड़के का नाम है गंगाराम। गंगाराम 25 साल का होता है। अब वो मजदूरी का काम करता था और राजमिस्त्री का काम करता था। बस ठीक ठाक कमाई हो जाता था। तो जो गंगाराम का परिवार है, सोचा कि चलो लड़का काम भी करता है, कोई फालतू नशा नहीं है, कोई चीज़ में उसका गलत संगत नहीं है, तो लड़के के शादी करवा दिया जाए। तो लड़के का शादी करवाने के लिए लड़की की तलाश करवाते हैं और अलग अलग लोगों से, रिश्तेदारों से बातचीत चलवाता है। जो कोई अगर लड़की रहेगा तुम लोगों की नज़र में तो बात करना, गंगाराम का शादी करवाना है। तो किसी ने बताया, जो देखो एक औरत है, मतलब एक महिला है जो शादीशुदा है, विधवा है, उसके पास एक बच्ची है और वो कम उम्र में विधवा हो गई। लड़की बहुत ही अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, संस्कारी है। बस उसका यही एक जीवन में दाग है, जो वो विधवा है। उस लड़की लेकिन बहुत अच्छी है, ये सब बात बताया जाता है। तो
गंगाराम के जो परिवार है उन लोगों ने सोचा जो मेरे बेटे का शादी और एक विधवा से, कुछ लोगों ने आनाकानी किया, लेकिन लड़की के बारे में जब विधवा के बारे में पता चला सारे लोग उसका गुण गाने लगे, जो लड़की तो बहुत ही अच्छी है, बस ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, उसका पति को छीन लिया। कम उम्र में ही, भारी जवानी में ही वो विधवा हो गई और एक बच्ची की माँ भी है। लड़की देखने में भी खूबसूरत थी। तो जब गंगाराम से बातचीत चलाया गया, गंगाराम को भी वो विधवा पसंद आ जाती है। तो इसीलिए गंगाराम कहता है जो ठीक है कोई बात नहीं, विधवा है तो क्या है। गंगाराम बहुत सीधा साधा लड़का था, तो गंगाराम भी राजी हो जाता है और गंगाराम का परिवार भी आनाकानी करते करते आखिरकार राजी हो जाते और गंगाराम की शादी उसी विधवा लड़की से हो जाती है, जिस विधवा महिला से हो जाती है, जिसका नाम शोभा होता है। अब शोभा की जब शादी हो जाती तब उसके पास एक छोटी सी बच्ची थी। उस लड़की को लेकर ही वो ससुराल आती है, यानी गंगाराम के घर आती है। आने के बाद रहने लगते, पति पत्नी का जीवन सुखी से चल रहा था। धीरे धीरे शोभा 2 बच्चे को और जन्म देती है, एक लड़का एक लड़की, यानी टोटल कुल 5 लोगों का परिवार हो जाता है। तो 5 लोगों का जब परिवार होता तो यहाँ गंगाराम जो कमाई करता था उसमें उसका घर परिवार नहीं चलता था, उसका माँ बाप भी था। तो उसने सोचा और अपनी पत्नी शोभा से डिस्कस किया, बातचीत किया, जो देखो धीरे धीरे खर्चा बढ़ते जा रहा है और जो बड़ी वाली लड़की है वो 6ठी क्लास में पढ़ाई कर रही थी, 13 साल की थी, हो चुकी थी। अब दोनों बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन करवाना था। तभी जो गंगाराम है शोभा से कहता है जो देखो अब इस गांव में उतना काम तो नहीं मिलता, सोचता हूँ कि मैं दूसरे राज्य चला जाऊँ, दूसरे शहर में जाकर कमाई करूँ। तो शोभा इस बार कहती है जो तुम अकेला क्यों जाओगे, जाना है तो हम सब जाएंगे साथ में। लेकिन गंगाराम कहते हैं अगर सब लोग चले जाएंगे तो मेरे माता पिता का कौन देखभाल करेगा। तो इसमें शोभा एक बात कहती है गंगाराम को, अपने पति को, जो देखो मेरी जो लड़की है बड़ी वाली है वो 6 में पढ़ाई कर रही है और उसका भी एग्ज़ाम बाकी है और उसका पढ़ाई भी बाकी है। तो बड़ी वाली लड़की जो है अपने दादा दादी के पास यहाँ रह जाएगी और हम लोग वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाकर दोनों छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा देंगे और हम दोनों पति पत्नी काम पर चले जाएंगे। कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा, और ऐसे तो तुम मिस्त्री हो, तुमको तो काम मिल जाएगा और मैं भी कहीं छोटा मोटा काम कर लूँगा या फिर तुम्हारे हाथ के नीचे तुम्हारे जुगाड़ में लग जाऊँगी। शोभा ने अच्छी बात कहा, तो इसीलिए गंगाराम भी तैयार हो जाते हैं, अपने माँ बाप को कहते हैं। माँ बाप भी, बच्चों को खुशी से ही खुशी होता है, इसीलिए माँ बाप ने परमिशन दे दिया जो ठीक है बेटा, जो तुम लोगों को ठीक लगे तुम लोग वही करो। और वो समय भी आता है जो गंगाराम और शोभा अपने 2 बच्चों को लेकर टीकमगढ़ छोड़ता है, मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ छोड़कर वो लोग सीधा हरियाणा सोनीपत चला जाता है। और हरियाणा सोनीपत चला जाता है उससे पहले ही अपनी बड़ी वाली लड़की को दोनों गंगाराम और शोभा दोनों ने समझाया था जो बेटा तुम अपने दादा दादी का ख्याल रखना और हम लोग बीच बीच में आया करेंगे, तुम्हारा पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे बारे में सोचेंगे, लेकिन तुम यहाँ पे मन लगाकर पढ़ना और अपने दादा दादी का ख्याल रखना, समझा बुझाकर। और वो जो बड़ी वाली लड़की है दादा दादी से बहुत लगाव था, इसलिए वो भी आना नहीं चाहती थी और उसका पढ़ाई भी चल रहा था, बीच में छोड़कर तो नहीं जा सकती थी। तो गंगाराम और शोभा और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो लोग सोनीपत चले जाते हैं और जाने के बाद एक रेंट पर मकान लेते हैं, रहने लगते हैं। कुछ दिन जाने के बाद दोनों बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और गंगाराम जो है ठेके पे लेकर राजमिस्त्री का काम करने लगते हैं। ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था। तो इसी बीच जो शोभा है वो अकेले घर पर बोर हो जाती थी, इसीलिए वो भी सोचती थी जो मैं भी कहीं काम कर लूँ तो अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाएगा और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, पति पूरा दिन काम पर रहता। तो लेकिन काम करे तो कहाँ करे और क्या काम करे, वही सोचती। और एक दिन अपने दिल की बात जो है वो अपने पति गंगाराम को कहती है, जो देखो तुम तो चले जाते हो, पूरा दिन भर काम पे रहते हो और दोनों बच्चे भी चले जाते हैं, दोपहर के बाद आते हैं और मैं अकेला घर पर बोर हो जाती हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ कहीं काम पर लग जाऊँ। तो इसमें गंगाराम कहता है देखो तुम काम करोगे तो घर का काम काज कौन करेगा। सुबह इसमें तहरीर देती है जो घर का काम काज कितना रहता है, बस थोड़ा सा ही तो काम रहता है, बाकी पूरा दिन मेरा टाइम पास नहीं होता है। तो एक काम करो ना, तुम जहाँ पर ठेके पे लेकर काम कर दो, तुम्हारे हाथ के नीचे तो कोई तो काम करता होगा ना, कोई तो मजदूर की ज़रूरत पड़ती होगी, लड़कियाँ भी काम करती होगी, औरतें भी काम करते होंगे। तो गंगाराम कहा हाँ मेरे हाथ के नीचे तो बहुत सारे महिला काम करते हैं,
तो अगर तुम वाक़ई काम करना चाहती हो तो चलो मेरे साथ चलो, मेरे ही हाथ के नीचे काम करना। अब गंगाराम के साथ शोभा भी जाने लगी कुछ दिनों से। जब जाने लगी अब पैसा भी आने लगा, थोड़ा बहुत और आमदनी होने लगा। लेकिन तभी जो है अब शोभा को भारी पड़ने लगा घर का काम काज करने में, क्योंकि दिन भर वो वहाँ पर काम करती, थक जाती, फिर आने के बाद घर का बर्तन मांजना, दोनों बच्चों का देखभाल करना, खाना पकवाना सबके लिए अब शोभा को भारी पड़ने लगे। तब शोभा अपने पति गंगाराम को कहती है, जो देखो वहाँ से काम के आने के बाद जो है मेरा पूरा बदन दर्द के बारे में टूट पड़ती है और उसके बाद घर का काम मुझसे नहीं होता है। तो क्यों ना जो मेरी लड़की है उसे बुला लिया जाए, वो घर का काम काज संभाल लेगी और दोनों भाई बहन का ख्याल भी रखेगी। इसमें गंगाराम कहता है, देखो उसका पढ़ाई तो अभी एग्जाम तो हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, एग्जाम हो गया और उसका पढ़ाई रुक जाएगा। तो इसमें सुबह कहती नहीं, यहाँ पे स्कूल में एडमिशन करा देंगे ना, वो 7 में चली जाएगी और उसके बाद घर का काम काज संभाल लेगी, हम दोनों वहाँ पर काम करेंगे तो घर का थोड़ा आमदनी भी हो जाएगी। तो इसमें गंगाराम मंजूरी देता है, जो चलो ठीक है, जो तुम ठीक लगे वही करो। उसके बाद अपनी बेटी को वहाँ पर पानी में सोनीपत बुला लेते हैं दोनों, गंगाराम और शोभा। अब उसको 7 में वहाँ पे स्कूल में एडमिशन करा देता है, 7 क्लास में, 7वीं में वो पढ़ने लगती है और दोनों बच्चे भी उसी स्कूल में था। तो तीनों भाई बहन जो है स्कूल चले जाते और दोनों पति पत्नी काम पर चले जाते। और फिर जब तीनों भाई बहन स्कूल से आते, अब वो बड़ी थी, 13 साल हो चुकी थी, इसीलिए वो घर का काम काज सब कुछ कर लेते, खाना भी पकवा लेते, सब कुछ कर लेते। और माँ बाप आते शाम को, लोगों को खाना पानी सब कुछ देकर बड़े आराम से लोग रात को सो जाते थे। ये सब रूटीन चल रहा था। लेकिन दोपहर के वक्त जो है कभी कभार शोभा खाना लेने के लिए, अपने और अपने पति के लिए खाना लेने के लिए वो घर आया करती थी। सुबह वो लोग खाना लेकर नहीं जाते थे ताकि गर्म खाना उन लोग को दोपहर को मिले। लेकिन एक दिन जब आती है सुबह तो देखती है कि उसकी बड़ी बेटी किसी के साथ फ़ोन पर बातें कर रही है और उसके पास फ़ोन थी, ये भी किसी को नहीं पता था, ना तो गंगाराम को पता थी और ना ही शोभा को पता थी। जो उसके लड़की के पास एक मोबाइल भी है। शोभा पहली बार देखती है और जैसी माँ को देखती है वो लड़की मोबाइल को छुपा लेती है। वो बातें कर रही थी किसी के साथ, लेकिन शोभा उसे मारती है, पीटती है। उसके मोबाइल उसके छाती से, वो क्योंकि वो चेस्ट पर छुपा दी थी, मोबाइल को निकालती है और गुस्से में मोबाइल को तोड़ देती है और बहुत कुछ कहती है, जो तू ये सब कर रही है, क्योंकि वो लड़की जो है किसी लड़का से बातें कर रही थी। जो तू यहाँ पे पढ़ने आई है, भाई बहन का ख्याल रखने आई है और तू ये सब कर रहे, तेरा उम्र ही क्या है और ये मोबाइल तुझे किसने दिया, कहाँ से लाया। वो लड़की कुछ नहीं बताती, लड़की माफ़ी मांगती है अपनी माँ से, जो माँ मुझसे गलती हो गया, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। ये बात कह के अब माँ भी सोचती है चलो बच्ची है, गलती हो गई और माफ़ी मांग रहे हैं। माँ भी नादानी समझ कर माफ़ कर देते हैं, मोबाइल तो तोड़ ही चुके थे। और इस बात को अपने पति को नहीं कहती, नहीं तो उनको भी बुरा लगेगा। इसलिए शोभा इस बात को पूरा छुपा देती, बट बेटी की जो हरकत है वो खामोश रह जाती। लेकिन ये लड़की जो है कहाँ सुधरने वाली थी। लड़की फिर से किसी जगह से मोबाइल का जुगाड़ लगवाया और फिर से छुप छुपा के बातें करने लगी। अब छुप छुपा के क्या, पूरा दिन तो माँ बाप बाहर ही रहते और इसको अच्छा मौका मिलता तो वो लड़कों से बातें करती। फिर से एक दिन जो है शोभा और शोभा के जो पति गंगाराम दोनों साथ में आते हैं और दोनों साथ में आने के बाद इस बार फिर से शोभा की नज़र अपने लड़की के पर पड़ती है, जो देखती है कि फिर से वो किसी के साथ बातें कर रही। अब इस बार पति भी साथ में था। अब पति को भी पता चलता है, यानी गंगाराम को भी पता चलता है, लेकिन शोभा बहुत मारती है अपनी बेटी को। लेकिन यहाँ बीच बचाव गंगाराम करता है। गंगाराम बीच बचाव करने के बाद बेटी को बहुत मार पड़ी, मार खाई, रो रही थी। गंगाराम अपनी लड़की को समझाने जाते हैं, जो देखो बेटा तुम्हारी उम्र ही बहुत कम है और इस उम्र में तुम अगर ऐसे करोगे तुम्हारा पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा। एक बाप अपनी बेटी को समझा रहा था, लेकिन वो 13 साल की जो लड़की है अपने बाप को जवाब देने लगी, उल्टा कहने लगी, जो आप होते कौन हो जो मुझे समझाने वाले, आप मेरे मामले से दूर ही रहिए, मेरे मैटर से दूर रहिए। जब वो लड़की 13 साल की लड़की अपने बाप के साथ ऐसा बातें करने लगी तो माँ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, माँ फिर से मारने लगती है। लेकिन गंगाराम अपनी पत्नी शोभा का हाथ रोक लेती है और कहते हैं जाने दो, बच्चा है, समझ जाएंगे धीरे धीरे, इतना भी सख्ती करना ठीक नहीं है, आज का दौर बहुत ख़राब है। तो इसीलिए बड़ी शांति से इस बात को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आखिर लड़की इतना बिगड़ क्यों गई है। पति पत्नी में डिस्कस होते हैं
और जो क्योंकि पति के ऊपर ऐसा बात किया वो लड़की शोभा बहुत गुस्सा हुई, अपनी बेटी के ऊपर मारने लगी और बहुत नाराज़ थी। लेकिन बच्ची है, आखिर लड़की है, तो 2 दिन बाद गुस्सा ठंडा होते हैं। फिर से शोभा उसे समझाते हैं, जो बेटा तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, क्यों बदनामी करने पर तुले हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुम 13 साल के हो। फिर से समझाते। लड़की फिर से खामोश हो जाती, माफ़ी मांगती। लेकिन शोभा को पता थी, क्योंकि शोभा ने उस लड़की को जन्म दिया था, इसीलिए शोभा को पता थी जो ये सुधारने वाली नहीं है, ये बदनाम करके ही छोड़ेगी। और उसकी आदत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, उसके चाल ढाल एकदम बदल चुके थे। उस हरकत की वजह से, उस मोबाइल से बातें करने की वजह से शोभा जो अपने बेटी के ऊपर नज़र रखते थे, तो देखा कि लड़की का शरीर का बनावट भी चेंज हो रहा है। तो शोभा को बहुत फिक्र होने लगी, जो इस कम उम्र में लड़की अगर गलत दिशा में चले गए तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी लौट कर नहीं आ सकती, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस यही सोच के वो परेशान रहने लगे। लेकिन गंगाराम जो पति होता है, वो अपने पत्नी को बहुत समझाते हैं, जो देखो कुछ नहीं कर सकते। अब उसे तो एक काम करते, गाँव भेज देते। शोभा भी यही ठीक समझा, जो चलो ठीक है, भले ही मेरे कष्ट होगी लेकिन बदनामी तो नहीं होगी। अब ये दोनों डिस्कस करते हैं, जो उस लड़की को गाँव भेज देंगे दादा दादी के पास। लेकिन दादा दादी के पास भी जाकर ये सही से रहेगी, ये भी वो लोग को चिंता हो रहे थे। जो माँ बाप से दूर हो जाएंगे तो और आज़ादी मिल जाएगा, हो सकता है वहाँ पर जाकर और भी कुछ ज़्यादा मनमानी करने लगे, घिनौना काम करने लगे, ये भी चिंता सता रहा था। लेकिन आखिरकार फैसला करते हैं दोनों पति पत्नी, जो गाँव ही भेज देंगे। और ये बात उस लड़की को पता चलता है। लड़की रोती है और कहती है, जो माँ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। अपने पिता से भी माफ़ी मांगती है, जो पापा मैं आपका दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। माँ बाप को यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी माफ़ कर देते। चलो बेटी रो रही है, उसका पढ़ाई भी खराब हो रहा है, तो माँ बाप माफ़ कर देते हैं। लेकिन वो लड़की सुधरती नहीं। फिर से एक दिन जो माता पिता जो है उसको ऊपर नज़र रखे थे, उस लड़की के ऊपर, देखती कि स्कूल के बहाने में लड़कों लोगों के साथ मिलती है, उन लोगों के साथ हंसी मजाक करते हैं, कंधे पे हाथ रख के चलते हैं। तो इन लोगों को लगा, गंगाराम और शोभा को लगा जो बहुत हो चुका है, अब ये लौट कर आने वाली नहीं है, ये बदनाम करके ही छोड़ेगी। इसीलिए माता पिता ने एक फैसला करते हैं और एक नतीजे पर पहुंचता है। नतीजे पर यह पहुंचता है, जो अगर बदनामी से बचना है तो इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पर सगी माँ और पिता दोनों, बल्कि वो जो गंगाराम है उस लड़की का सौतेला पिता होता है, और माँ जो शोभा है वो सगी माँ होती है। यहाँ दोनों फैसला कर लेते हैं, जो उस लड़की को मौत के घाट उतार देंगे। अब 30 अप्रैल की तारीख थी, 2023 की बात कर रहा हूँ। 23 अप्रैल 2023 की बात है ये। सुबह दोपहर के वक्त आती है। आने के बाद देखते कि दोनों बच्चे वहाँ पर खेल रहा था घर पे। वो अपने दोनों बच्चों को पूछते हैं, जो तुम्हारी दीदी कहाँ है? तो उन दोनों बच्चों ने कहा, दीदी पता नहीं कहाँ गए। तो माँ ढूंढते हुए जिस जगह पर वो लोग रहते थे, उसके उस बिल्डिंग का छत भी था, छत पे चढ़ते। चढ़ने के बाद देखते कि उसकी बेटी की लाश वहाँ पर पड़ी है, चीख मारती है, सारे लोग जमा होता है, उसको लेकर अस्पताल भागते हैं। तब तक जो है गंगाराम साइट पर काम कर रहा था, जहाँ पर उसका काम था वहाँ पर काम कर रहा था। पत्नी खाना लेने के लिए आई थी सुबह, दोपहर के बाद दोपहर के वक्त। तो सारे लोग लेकर अस्पताल भागते हैं, मकान मालिक भी था साथ में। और जब डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर कह देता है जो ये तो बहुत पहले मर गया। लेकिन डॉक्टर का टीम जो है पुलिस वाले को खबर दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर को लगा इस बच्ची के साथ कुछ तो दुर्घटनाएं हुई है, और इसका गले में निशान भी था। जब वहाँ के पुलिस को मुरताल पुलिस थाने में फ़ोन किया जाता है, ये पूरा घटना मुरताल पुलिस थाना सोनीपत के अंदर है। मुरताल पुलिस का टीम वहाँ पर जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद बॉडी को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और यहाँ माता पिता से पूछताछ करता है। तब तक जो है गंगाराम को भी खबर दे दिया गया था, जो तुम्हारी बेटी की मौत हो गई। गंगाराम रोते बिलखता अस्पताल पहुँचा था। दोनों माँ बाप का जो यानी माता पिता का रो रो के बुरा हाल, और यहाँ माँ बाप से पूछताछ हो रहा है। माँ बाप को कुछ भी नहीं पता। बिल्डिंग में जाते हैं, आसपास लोगों से पूछता है, किसी को कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ नहीं देखा था। मकान मालिक से पूछा जाता है, मकान मालिक से ये भी पूछा जाता है जो इन लोग कहाँ का है। तो मकान मालिक के पास पूरा प्रूफ था, घर रेंट पे देने से पहले एग्रीमेंट हुआ था, उसमें MP टीकमगढ़ का इन लोग रहने वाला था, गंगाराम और शोभा, पूरा डिटेल बताया जाता है। तो अब ये लड़की के साथ सोनीपत में घटना हुई, तो इसीलिए लड़की के बारे में पूरा
खबर निकालता है जो लड़की क्या-क्या करती थी, घर पर रहती थी और कहाँ जाती थी, कौन से स्कूल में पढ़ती थी। तो पता चला लड़की जो है बहुत ही बैड कैरेक्टर की थी। भले ही कम उम्र की थी लेकिन वो ज़्यादा लड़कों से दिलचस्पी लेती थी और लड़कों के साथ घुमा करती थी। तो पुलिस वाले को लगा हो सकता है उस लड़की के साथ रेप किया है और उसके बाद मौत के घाट उतारा। लेकिन पोस्टमार्टम पे जब रिपोर्ट आता है तब पता चला लड़की के साथ रेप हुआ नहीं है। लड़की को जब पोस्टमार्टम किया गया, जब अस्पताल ले गया, उससे करीब 6-7 घंटा पहले ही लड़की का मौत हो चुका था। यानी 30 अप्रैल को सुबह-सुबह ही उस लड़की की मौत हो चुकी थी और दोपहर के वक़्त ये लोग अस्पताल लेके भागा था। पोस्टमार्टम से पता चला और गला दबाकर मारा गया। तो अब पुलिस वाले जो है सब कुछ खंगाल रहा था। बहुत सारे लड़कों से बातचीत किया जो उसका दोस्त हुआ करता है स्कूल में। तो सारे लोग बताए जो बस हम लोग खाली दोस्त हैं, बाकी और कुछ नहीं। अब लड़की के साथ रेप नहीं हुआ तो वे सब मैटर में बात करना भी बेकार है। कौन बॉयफ्रेंड है, कौन ये है, ये वो है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए माँ-बाप से पूछा जाता है। माँ-बाप जो है अलग-अलग बातें करते हैं। तभी पुलिस वाले को जो है शक हो जाता है गंगाराम और शोभा के ऊपर, क्योंकि पति-पत्नी जो है अलग-अलग जवाब दे रहा था पुलिस वाले के सामने। तभी पुलिस वाले का सुई जब दोनों के ऊपर टिकता है और ये भी पता चलता है गंगाराम उसका सौतेला पिता है, तो गंगाराम के ऊपर ज़्यादा शक हुआ। लेकिन गंगाराम के बारे में गाँव में जब पता किया तो पता चला गंगाराम तो बहुत सीधा-साधा भोला वाला इंसान है और अपनी बेटी को कभी सौतेला महसूस होने ही नहीं दिया। वो तो अपनी बड़ी वाली बेटी को बहुत प्यार करते थे। तो गंगाराम ऐसा कर सकता है, ऐसा लग नहीं रहा है। और जिस जगह पे वो लोग भाड़े पे रहते थे, रेंट पर रहते थे, उन लोगों ने भी कहा, जो लोग भी जानते थे थोड़ा बहुत, जो गंगाराम तो बहुत सिंपल आदमी था। सुबह चला जाता था काम पर, बल्कि दोपहर के वक़्त उसका पत्नी आती थी खाना लेने के लिए। गंगाराम तो रात को ही आते थे, शाम को वापस आते थे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। सबको लगा गंगाराम नहीं कर सकता। और एक शोभा माँ कैसे मर सकती है? उसने उस बेटी को जन्म जो दिया था, भाई भले ही उसके दूसरे पति का था, लेकिन जन्म तो शोभा ने ही दी थी। पुलिस को भी समझ में नहीं आया। तो पुलिस जब दोनों पति पत्नी अलग-अलग जवाब दे रहा था, पुलिस का सुई जो घूम फिर के वो दोनों के ऊपर ही जा रहा था, गंगाराम और शोभा के ऊपर। तब जो है जिस जगह पे लोग काम करते थे गंगाराम और शोभा, उस जगह पे बातचीत करता है और बताता है हाँ, 30 अप्रैल को जैसे कि शोभा चीखी थी, चिल्लाई थी दोपहर के वक़्त। शोभा जो है सुबह काम पर आए थे, दोनों बच्चों को स्कूल में छोड़ने के बाद काम पर गए थे और दोपहर के वक़्त वो कभी-कभार खाना लाने के लिए अपने पति और उसके खुद के लिए घर पर जाया करती थी। उस दिन भी आई थी और उसके बाद बेटी को नहीं देखा, चीखी-चिल्लाई। लेकिन जहाँ पर काम करते थे उन लोगों ने कहा, जो कुछ दिनों से सुबह बहुत परेशान रहती थी, डिस्टर्ब रहती थी। हम लोगों ने पूछा तो कही थी जो मेरे बेटी की वजह से मैं परेशान हूँ वो हम लोग को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। इतना शोभा ने कही थी। अब जो कलीग होता है, काम करते हैं, बातों ही बातों में बोल दी थी शोभा ने। तो इसीलिए पुलिस वाले ने शोभा को ऊपर सख्ती करता है। जब शोभा के ऊपर सख्ती करता है आखिरकार शोभा टूटती है और पूरी सच्चाई बता देती है। शोभा कहती है हाँ, मैं और मेरा पति गंगाराम मिलकर ही मेरी बेटी को मौत के घाट उतारा। कैसे उतारा? उसने कहा, शोभा ने कहा जो 30 अप्रैल की सुबह, क्योंकि उस बेटी की हरकत की वजह से हम दोनों बहुत परेशान थे, मैं और मेरा पति। लेकिन 30 अप्रैल की सुबह हम लोग जब काम पे निकल रहे थे और उससे 2 दिन पहले लड़की के साथ झगड़ा हुआ था। लड़की बाज नहीं आ रही थी, समझने को तैयार ही नहीं थे। हम लोग इतना समझाते थे, बल्कि वो तो मेरे पति गंगाराम से उल्टा बातें करती थी, जो तुम मेरे होते कौन हो समझाने वाले। जबकि मेरा पति गंगाराम उसको कभी सौतेला महसूस होने ही नहीं दिया। वो अपने सगे बेटी के जैसा प्यार करते थे, लेकिन मेरी बेटी का वैसे ही जवाब होते। तो मुझे भी गुस्सा आते थे अपनी बेटी के ऊपर। हम दोनों ने फैसला किया जो ये बदनाम करने पर तुली हुई है, क्यों ना बदनाम करने से पहले इसी को ही ख़त्म कर देते। और ये फैसला हम लोग कर चुके थे बहुत पहले से, बस सोच रहे थे कब उसको कैसे मारा जाए। और जब 23 अप्रैल की सुबह हम लोग काम पर जा रहे थे, निकालने वाले थे, तभी हम लोग की नज़र जो है हम लोग की बेटी के ऊपर पड़ते। वो सो रही थी, सुबह बिंदास होकर सो रहे थे। तभी हम लोग डिस्कस करते, बातचीत करते, चलो आज इस काम को तमामी कर देते। फिर हम दोनों मिलकर, मैं सुबह कहती है मैं मेरी बेटी का हाथ पकड़ती हूँ और गंगाराम जो है उसका गला दबा देते हैं। अब वो नींद में थी, वो उसे कुछ पता भी नहीं चला। जब हम दोनों ने उसके साथ ये कर दिया, वो छटपटाई और उसके बाद मर गए। फिर हम दोनों ने एकदम सुबह-सुबह हम लोग काम पे निकलते थे तो बिल्डिंग में कोई जगह नहीं था। हम लोगों ने सुबह-सुबह उसकी बॉडी को दोनों उठाकर छत पर रख देते और रखने के बाद हम लोग नीचे आते, दोनों बच्चे को जगाते। बच्चे को जगाने के बाद उन लोग को तैयार करके स्कूल लेके चले जाते और हम दोनों पति-पत्नी काम पर चले जाते। और वहाँ पर जाके बातचीत हुआ था, दोपहर को तुम अपनी बेटी को ढूँढते रहना और उसके बाद चिल्लाना, मैं यहाँ पर रहूँगा।
क्योंकि मैं अगर दोपहर को आया, क्योंकि कभी मैं आया नहीं, गंगाराम ने कहा था, जो मैं कभी दोपहर में वो घर वापस आया नहीं, अगर आऊँगा तो लोगों का डाउट मेरे ऊपर चला जाएगा, तो कभी गंगाराम आया नहीं, आज क्यों आया? तो जैसे तुम जाती हो वैसे ही जाना, और जाने के बाद ये नाटक करना, ताकि लोगों को पता चले जो हम लोग काम पर थे, दोनों बच्चे स्कूल में थे, और मेरी बड़ी वाली बेटी का किसी ने मार दिया, जान ले लिया। और वैसे ही वो दोनों ने नाटक किया, नाटक सफल रहा, सारे लोग हमदर्दी जताया था। लेकिन जब पुलिस केस हुआ, डॉक्टर को शक हुआ, पुलिस ने तफ्तीश की, आखिरकार वो दोनों के ऊपर सुई घूमते हुए गए, और दोनों को पकड़कर जब सख्ती से पेश आया, तब दोनों ने कबूला। दोनों जब कबूल कर लिया, गुनाह अपना सिर पर ले लिया, तब उन दोनों के ऊपर आईपीसी की धारा, जो 302 मर्डर का धारा लगाते हैं, और एक नाबालिग लड़की का मौत के घाट उतारा अपने ही माता पिता, संगीन जुर्म के बहुत सारे धारा लगाकर, सबूत मिटाना, ये सब धारा लगाकर कोर्ट पेश करता है, चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट पेश करता है। कोर्ट इन जो दोनों को, गंगाराम और शोभा को, लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। यहाँ पर वो दो छोटे बच्चे हैं, दोनों का स्कूल भी छूट जाते हैं, और उसके बाद दोनों बच्चे को अपने दादा दादी के पास गांव में भेज देता, जो टीकमगढ़ में, मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में रह रहा था। वाकई पूरा घटना जब लोगों को पता चला, खास करके उस इलाका में, जिस इलाका में ये लोग रहते थे, लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। सब कुछ सच जानने के बाद भी लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जो इन दोनों ने अपने बेटी को इस तरीके से मारा। वाकई आज का दौर बहुत ही खतरनाक दौर है। कब, किस वक्त क्या कदम उठा लेगा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं। यहाँ पे माँ बाप ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा। हो सकता था उस लड़की को लेकर शोभा खुद गांव चली आती, अपने दोनों बच्चे को लेकर। गंगाराम अकेला जितना कमाता उतने में घर चल जाता, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। शोभा और गंगाराम ने सोचकर उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया, जो एक संगीन जुर्म है। उस टाइम जो 2023 की बात है, इसीलिए आईपीसी लगा, नहीं तो बीएनएस का धारा लगता। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी नाम से जो स्टोरी बाय रहमान आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, इसी नाम से मेरा इंस्टा आईडी भी है। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो मैसेज के जरिए, या फिर आप मेरा फेसबुक पेज पे भी जा सकते हो, जो इसी नाम से है, स्टोरी बाय रहमान। या फिर आप मुझे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपना राय देकर बातें कर सकते हो, कमेंट करके बातें कर सकते हो। बहरहाल, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।